एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला और हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं एपीजीपीएचपी यानी नंबर सिस्टम में आगे की चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक था एपीजीपीएचपी। तीनों के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बेसिक्स पढ़ाई जाती है 8th 9th 10th में। अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एपी की बात करते हैं। एपी मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए तीनों अलग अलग श्रेणियां हैं, तीनों अलग अलग सीरीज हैं। एपी है, जीपी है, एचपी है। ये समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीन तरह की श्रेणियां आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या क्या होता है? पहली बात तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है नंबर्स या नहीं। सबसे पहला काम तो यही होता है, तो आप इसको पहचाना पहले सीखिए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जैसे कोई नंबर मिला है, ये 2, 5, 8, 11 ऐसे करते हुए नंबर मिलता जाए, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान ये है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखिए 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, हर जगह इक्वल डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यही पहचान होती है कि हमेशा किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी लगातार दो टर्म्स के बीच अंतर समान होना चाहिए, और यही जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं डी, इसी को बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ये आपको याद करना है टर्म, क्योंकि ये टर्म अभी फॉर्मूले में यूज़ होंगे। ठीक है, सार्वंतर आपने यूज़ कर लिया। क्या होता है सार्वंतर? जो भी हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है, अब हम आपको लिखना सिखाते हैं। ये जो लिखा जाता है सीरीज़ कैसे लिखते हैं आप? अगर कोई नंबर आपने यहाँ पे ए लिया, दूसरा नंबर लिखना है, ए में अगर यही जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है यही तो ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ 2 में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 था, 3 ऐड हुआ तो 5 आया, है ना। अब इसी में 3 का डबल ऐड कर दीजिए, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करिए, देखिए 8 आ जाएगा। यानी ए में ट्वाइस ऑफ डी ऐड कर रहे हैं, ऐसे ए में थ्राइस ऑफ डी ऐड करेंगे, ऐसे ही ये पूरी सीरीज बनती जाएगी। तो ये जनरल वे होता है, एक जनरल तरीका होता है किसी भी एपी को शो करने का। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपने कॉमन डिफरेंस पढ़ लिया। दूसरी चीज क्या यूज होनी है? ए हमने क्या माना है? पहला पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बोलेंगे हम ए, पहला पद ए है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ए फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर लास्ट टर्म, जो टर्म यूज होने हैं वो टर्म हम आपको बता देते हैं। लास्ट टर्म को हम एल से दिखाएंगे, बाकी चीज़ें आप जैसे जैसे देखते चलिए वैसे वैसे समझ में आएंगे। अब देखिए दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, हमेशा दो टर्म्स के बीच का, हमने क्या बताया कि ये दो टर्म्स के बीच का अंतर यही क्या होगा? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ दोनों के बीच का अंतर ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस होगा, हर जगह कॉमन डिफरेंस होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इसी चीज़ में सॉल्व हो जाएंगे कि आप फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन इसी टाइप के आ जाते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, क्या मिलेगा आपको? हमेशा मैंने बताया कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, यही तो अंतर होता है। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? सार्वंतर यानी डी। ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट पे भी डी मिलेगा, थर्ड माइनस सेकंड करने पे भी डी मिलेगा, और फोर्थ माइनस थर्ड करने पे भी डी ही मिलेगा। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को ही डी बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, आपको पता होना चाहिए कैसे? सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, मतलब नेक्स्ट टर्म उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। क्लियर होगी बात? चलिए, तो आप ये याद रखिएगा कहाँ से आया है ये। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो आपको ये सीरीज समझ में आ गई। अब हम निकालने चलते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। nth टर्म निकाला जाता है, nth टर्म यानी nवां पद, इसको हम शो करते हैं tn से।
nवां पद यानी nth टर्म यानी tn, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। देखिए इस पर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक सीरीज दी गई है, सीरीज आपको दी गई, सीरीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 5, 7, 9 ऐसे करते हुए दिया गया, पूछा गया आपसे 10th टर्म इसका क्या हो। एक सीरीज है, 3 टर्म आपको दिए गए, उसके बाद बोला गया इसका 10वां पद 10th टर्म क्या होगा। तो nवां पद यानी nth टर्म, फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, हमें 10th टर्म निकालना है यानी t10, n निकालना होता था, n की जगह हमने 10 रखा, तो क्या रखेंगे अब a यानी पहला पद यानी 5 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट 2 आया, सेकंड माइनस फर्स्ट 2 आया, हर जगह 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। क्लियर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ये 18 कितना आएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब यहीं से एक और फार्मूला निकलता है L यानी लास्ट टर्म, वो भी यही फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों होता है, अब अगर हम आपसे कहें कि यहीं तक ये पूरा टर्म है, मतलब ये जो सीरीज बनाया हमने ये 5 से शुरू होकर यहीं 10th टर्म पे यहीं ख़त्म हो जा रही है, तो आप चाहे ऐसा कहिए कि 10वां पद निकालिए या कह दीजिए इसका अंतिम पद निकालिए, दोनों एक ही बात तो हुई। ये 10 पद तक मान लीजिए 10 टर्म लिखा गया था आपके सामने, तो आप ये कह सकते हैं ये 10वां पद बताइए, या ये कह सकते हैं ये अंतिम पद बता दीजिए, तो दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए L यानी लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, जो जो हम लिखवाते चल रहे हैं आप रिवाइज करते चलिए उसको, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ है तो याद करते चलिए फार्मूला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये सब फ्री के नंबर देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको निकालना है n पदों का योगफल, इसको हम Sn से दिखाते हैं, ठीक है। n पदों का योगफल निकालना है, Sn निकालना है, कैसे करेंगे हम लोग, इसका भी फॉर्मूला होता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हम लिख देते हैं, देखिए कैसे करना है। अगर इसे 2a को a प्लस ए लिखता, इसी को हम क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, nवां पद होता है, या इसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको L लिख सकते हैं, ये a है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका n/2 a प्लस, ये दोनों फार्मूले भी आपको याद करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडिशन ही पूछा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो मेरे ख्याल से इतना ही कुछ था, बहुत ज़्यादा है नहीं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक और चीज़ देख लीजिए, आपने nवां पद पढ़ा, मान लीजिए L मान लीजिए निकाला आपने, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकाला था अभी फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, n क्या है, टर्म्स है, पद है, कितने इसमें टर्म्स लिखे गए या कितने पद लिखे गए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से n अगर निकालना है हमको, तो a को यहाँ पे लाके माइनस करना होगा, d को डिवाइड करना होगा, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से l माइनस a किया हमने, d से डिवाइड किया और 1 इधर आके प्लस होगा। तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं, बस इसको निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब आइए देखिए, आपको कहा गया कि एक सीरीज है, 2-4 एग्जांपल्स आपको करवा देते हैं, ठीक है। देखिए आपको कहा गया कि एक सीरीज है, सीरीज दी गई है 7, ऐसे करते हुए सीरीज दी गई है। ये सीरीज है टोटल 15 पदों की, मान लीजिए, या 10 पद हम निकाल देते हैं, 10 टर्म्स। ये इतनी बड़ी सीरीज दी गई है, 7, 12, 17, ठीक है।
22 ऐसे करते हुए एक सीरीज बनाई गई है जो 10 टर्म तक जाती है। तो आपसे चाहे पूछ ले 10वां टर्म बताइए, ठीक है, या पूछ ले अंतिम पद बताइए, दोनों एक ही बात हुई। अगर आपसे पूछ ले 5वां पद क्या होगा तो आप अलग निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपसे 10वां पद पूछ रहा है तो वही तो अंतिम पद है, तो इसका मतलब T10 या फिर L दोनों सेम हो। फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, आप नोट कर चुके होंगे, लगाइए। a प्लस n माइनस 1 यानी 9, 10 माइनस 1 कितना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा 10वां पद, 10 माइनस 1 9, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, 5 5 का आ रहा है तो 62 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। मान लीजिए इसे में कोई बीच का टर्म निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 7वां पद निकालना हो, T7 आपने निकाला, क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तुरंत लगाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, a है 7, n माइनस 1, 7वां पद निकालना है, 7 माइनस 1 6, d कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यानी 5, कितना आ जाएगा 37। मुझे लगता है ये बातें आ गई होंगी समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले हम कि पूरी सीरीज का एडिशन बताइए, मतलब यहाँ से 10 टर्म का योगफल बताइए। योगफल बताने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बार बार लिखना ना पड़े, n/2 a प्लस l होता है, और या फिर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले होते हैं, यही दोनों यूज़ करना है, ठीक है। देखिए आप चाहें तो अभी तो अगर चाहें तो आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए L आपको पता है, लेकिन आप क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो पूछी नहीं जाएंगी, एक ही चीज़ें पूछी जाएंगी या दो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये नहीं निकाले होंगे तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, आपने कहा n पदों का योगफल यानी 10 पदों का, तो n की जगह हम लिख देते हैं 10। 10 टर्म्स का एडिशन चाहिए हमको, तो 10/2 2a, a की वैल्यू है 7, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 कितना होगा 9, d कितना दिया गया है 5 का डिफरेंस है। ये इतनी बात क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 10/2 हो जाएगा 5, और ये 45, और 9 बचे 45, 7 दूना 14, तो 45 50 60 59, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 बचे 45 25 4, ये आना चाहिए आपका आंसर। अदरवाइज आप चाहते हैं तो अगर आपके पास L पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी रख के निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म 62 प्लस a करिएगा तो कितना आएगा 69, n/2, 1 सेकेंड गड़बड़ ऐड किया है, 9 बचे 45 7 दूना 14, 4 1 5 5 4 9, सही तो ऐड किया है हमने। लास्ट टर्म एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, देखिए n/2 2 इंटू a यानी 7 प्लस n माइनस 1 यानी 9 इंटू d 5, तो 45 14 59 इंटू 5 सही है। तो आप इसको निकालिए, a प्लस l से नहीं आ रहा, ये 69 हो जा रहा है और इंटू 5, ओहो सॉरी 52 होगा ना यहाँ पे, अब सही है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बस वो मिस हो गया था थोड़ा सा इधर उधर, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए उससे पहले आपको बता दें कि आपने कई लोगों ने डिमांड की थी कि आपने पिछले जो क्लास ली है उसमें कुछ क्वेश्चंस और करवा दीजिए उस टॉपिक पे। तो मेरी क्वेरी ये थी कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आपको समझ में आया। काफ़ी लोगों ने बताया समझ में आया, बट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस पर, जो हमने टर्म्स के नंबर निकालने को बोला था, मतलब कि कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है, इस पर जो क्वेश्चन करवाया था। तो उसमें आप परेशान बिल्कुल मत होइए, उसको हम आपको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेरे ख्याल से 1-2 क्लासेस अभी और आने वाली हैं,
नंबर सिस्टम पे। उसके बाद 2 क्लासेस मिक्सलेनियस क्वेश्चन पे होंगी, ठीक है। तो मिक्सलेनियस क्वेश्चन में हम फिर से उसको कवर करवा देंगे वैसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसको हम करवाएंगे। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो भी आप कमेंट करते हैं हम बिल्कुल पढ़ते हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आप अपनी क्वेरीज लिखिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे उसका, अगर वो रिप्लाई करने लायक हुआ तो। अदरवाइज़ हम जो भी होगा क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है -11, -8, -5, -2 और ये दिया गया है 10 टर्म्स तक। ये दिया गया है 10 टर्म्स तक, कहा गया योगफल निकालिए। इसका योगफल ज्ञात करना है आपको 10 पदों तक। बहुत ही आसान तरीका, वही फॉर्मूला लगाइए S10 कितना आ जाएगा n/2, n/2 यानी 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है -11 प्लस n-1 यानी 10-1 9 इंटू डी क्या करना होता है आपको याद रखिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 में से -11 माइनस करना है, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 रखिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि माइनस वाला भी आपको क्लियर कर दें, ठीक है। तो देखिए 9 × 27 हो गया, 22 हो गया, तो 5 बचा हुआ है, 25 आ जाएगा आपका आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योगफल क्या होगा, और श्रेणी सीरीज आपको दी गई है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 ऐसे करते हुए 100 टर्म्स 100 पदों का योगफल आपको निकालना है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं ये कैसे होगा। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको सोचना पड़ता है इसमें, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है, और इन दोनों का 2 का, फिर यहाँ पे 1 का। ऐसे ही देखिए अलग अलग हो रहा है ना डिफरेंस। तो एक बार ट्राई किया करिए कि क्या 1-2 नंबर स्किप करने के बाद, जैसे आप रीजनिंग में करते हैं 1-2 नंबर स्किप करके बनाते हैं, वैसे यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे 1 और 6 का देखिए 5 का डिफरेंस जा रहा है, यहाँ भी 5 का, इसका मतलब ये सीरीज़ बनेगी, है ना। अगर ये देखिए 1 से 6 5 का डिफरेंस, 6 से 11 5 का डिफरेंस, इसका मतलब ये आगे भी सीरीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसे ये 4 1 5 5 1 6 देखिए सीरीज़ पूरी बनती हुई जा रही है। यानी आप सीरीज़ बना के लिख दीजिए 1 6 11, हमने लिखा 1 6 11, ऐसे ही करते हुए ये एक सीरीज़ चली, और दूसरी सीरीज़ 4 5 6 4 5 6 ऐसे करते हुए ये सीरीज़ चली। तो देखिए एक एक टर्म को छोड़ छोड़ के सीरीज़ बन रही है, मतलब आधी ये वाले टर्म की सीरीज़ बनेगी, आधी ये वाले टर्म की सीरीज़ बनेगी। मतलब जो 2 सीरीज़ बनी है आधी आधी बट जाएंगी ना, यही तो होगा। अगर आप 4 टर्म लिख के देख लीजिए, ये इतना टर्म लिखा है, मान लीजिए 6 टर्म लिखा था, देखिए 3 टर्म इसका हो गया, 3 टर्म इसका, आधा आधा बट रही सीरीज़। यानी इसमें क्या कहेंगे आप कि ये 50 टर्म तक होंगे, आधा ये ले लेंगे और 50 टर्म्स तक ये हो जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में प्लस लगा है तो हम सभी को ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका आपको पता है, तुरंत फार्मूला लगाइए, n/2 यानी 50/2 25, 2a यानी 2, n-1 50 - 1 49 इंटू ये कितना है डिफरेंस 5 का डिफरेंस है, प्लस दूसरी वाली सीरीज चल रही है, दूसरी वाली की वैल्यू लिखिए n/2 यानी फिर से 25 आ जाएगा, 2a यानी 16 प्लस n-1 यानी 49 इंटू डी कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। ये बात क्लियर होगी। बस आप सॉल्व कर दीजिए इसी को। 25 हम पूरे में कॉमन कर देते हैं, यहाँ बचा हुआ है 2, यहाँ बचा हुआ है 49 इंटू 5, ये बचेगा 16, ये बचेगा 49। अब इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है। ये तो पूरा मिलके हो जाएगा 18, और ये 49 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो 6 बन जाएगा। तो आप उसको ऐड कर लीजिए लिख के, कितना हो जाएगा 49, यहीं पे कर देते हैं। देखिए ये हुआ 25, ब्रैकेट में आया 18 प्लस 49 इंटू 6 यानी कि 9 × 6 = 54, 6 × 24 और 5। अब इन्हीं को ये हम मिटा देते हैं। देखिए अब आपको क्या मिला 25 ×
8 4 12 हो जाएगा और 9 1 10, इतना मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूना 50 और 25 इक्के 25, 5 30, 25 3 75 3। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप, कहीं पे कोई गलती। हाँ देखिए ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 16 नहीं होगा, देखिए 2a होता है ना, 2 × 4 यानी कितना आएगा, 8 आएगा यहाँ पे। अगर ये 8 आएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी ये होना था 10 और ये कितना होना था फिर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, देख लीजिए फिर। 10 को ऐड करने पर 304 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 25 चौका 100 और 25 3 75 1 76। अब सही हुआ, बात क्लियर हो रही होगी। केवल आसान सी चीज़ें हैं, बहुत ही बिल्कुल आसान सी, बस आपको टर्म्स अलग करने में मुझे सिखाना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको सॉल्यूशन केवल करवाएंगे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर हो। लिखा गया समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके 19 पदों के योगफल के बराबर हो, तो प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। 11 पदों का योगफल 19 पदों के योगफल के बराबर है, ठीक है। हमें क्या करना है, 11 पदों का योगफल लेना है, बराबर कर देना है 19 पदों के योगफल के, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है 30 पदों का योगफल, ये लास्ट में करेंगे हम लोग। पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a n-1 यानी कितना बचेगा, 11 - 1 10 × d इक्वल टू, ये सॉल्व करिए, n/2 2a n-1 19 - 1 18 × d। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 22 यहाँ पे आएगा, 38 यहाँ पे आएगा, तो 22 और 38 का, इसको 22 a को इधर ले जाएंगे, 19 दूना 38, 38 में से माइनस कर दीजिएगा तो 16 ये बचेगा, ये आएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 110 d आया और 19 और 18 का मल्टीप्लिकेशन करके इसको भी उधर ले जाइए, तो इक्वल टू नहीं लगेगा, प्लस लगेगा, 16 ये बचा हुआ है। अब 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन, तो 18 का स्क्वायर 324, उसी में 19 ऐड कर लीजिए, 9 4 13, सॉरी माइनस भी करना है, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 343 हो गया। 1 सेकेंड, गड़बड़ हुआ, आपको क्या करना है, 19 और 18 का मल्टीप्लिकेशन, 9 8 72, 7 15 और 9 5 14 24, तो 342। अब सही है, 342 यहाँ पे आएगा और 110 यहाँ पे, 110 इसमें से माइनस करिएगा तो 232, यही तो बनने वाला है, हाँ ठीक है। 232 d बराबर 0, ये एक इक्वेशन बन के आ गई आपके पास। आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 16a + 232d इक्वल टू 0। अब आपको निकालना क्या है, 30 टर्म्स का, 30 टर्म मतलब 30/2 2a + n-1 यानी 30 - 1 29d, इतने की वैल्यू आपको चाहिए। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, यहाँ पे 2a बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहीं से हमें वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई पुट करनी है, ये बात आप क्लियर जानिए। तो यहाँ से वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 4 3 7 8 9 72। देखिए एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल गई। 8 से हमने केवल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया पूरे, और आपको मिल गया 2a + 29d इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 30/2 यानी आंसर कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। क्लियर हुई बात, नोट करिए फटाक से।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए आपको क्वेश्चन फिर से दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 15वें पद का योगफल, तीसरे और 15वें T3 और T15 पद का योगफल, पद का योगफल बोला है, योगफल डायरेक्ट नहीं बोला है। तो T3 यानी तीसरा पद और प्लस 15वां पद, ठीक है, योगफल उसी श्रेणी के 6वें 11वें और 13वें पदों के योगफल के बराबर है। उसी श्रेणी के 6वें 11वें और 13वें पद के योगफल के बराबर है। ये कंडीशन आपको दी गई है और बोला गया है तो कौन सा पद शून्य होगा, जीरो आएगा, कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा वो आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तरीका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा तरीके में। देखिए सॉल्व करिएगा। T3 कितना आता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही फार्मूला आप पुट करिए। T3 कितना आएगा, a प्लस 3 माइनस वन यानी 2d प्लस 15 कितना आएगा, a प्लस 15 माइनस वन 14d, उधर रखिए। तो a प्लस 6 वाला लिखना है तो 5d होगा, 11 लिखना है तो 10d होगा और 13 लिखना है तो 12d। ये इतना तो आने वाला है। देखिए अगर इधर से ध्यान से देखिए तो a कैंसिल हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 22 27 हो जाएगा। तो 16 पहले इधर माइनस कर देते हैं। देखिए 10 5 15 तो ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा, यानी केवल क्या बचने वाला है, a प्लस 11d इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए 16d था तो 15 हमने ऐसे कैंसिल किया, यहाँ से 1 हटा दिया, केवल आपको मिला 11d। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा पद अवश्य शून्य होगा, यानी क्या लाना है हमको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 0 लाना है और इसी n की वैल्यू हमसे पूछी गई, यही तो है। ये देखिए सेम यही चीज़ आया है, केवल इसी को थोड़ा सा ब्रेक करना है आपको। n माइनस वन, 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस इंटू डी बराबर 0। देखिए यही सेम कंडीशन आ गई, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा टर्म 0 होगा, 12th टर्म। बात समझ में आई, 11th टर्म 0 नहीं होगा। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो आप कहेंगे 12th टर्म, 12वां पद, ये होगा आपका आंसर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़िए फटाक से। आपसे बोला गया है कि यदि 10 भिन्न धनात्मक, भिन्न मतलब डिफरेंट, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 100 है, मतलब डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका एडिशन 100 है, तो और ये भी बोला गया है तो इसमें अधिकतम संभव पूर्णांक क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि 10 विभिन्न पूर्णांक हैं और पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हैं, तो आपको कहना है कि उसमें अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है, एक वैल्यू, एक नंबर अधिकतम संभव। एग्जैक्टली हम आपको लैंग्वेज बता देते हैं, सुनिए। लिखा गया है यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 100 है तो इसमें अधिकतम संभव पूर्णांक क्या हो सकता है। आप ये चीज़ समझिए कि अगर 10 टर्म्स आपको लेने हैं तो 10 में 9 को सबसे छोटा रखिएगा, तभी तो 10वां सबसे बड़ा मिलेगा। अगर आपको लिखा गया a प्लस बी की वैल्यू 10 है तो आप कहेंगे अगर हम a को 0 रख देंगे तभी तो हमें ये मैक्सिमम 10 मिल सकता है। अगर पॉजिटिव बोला गया है तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तब इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 मिलेगी। नेगेटिव नहीं ले सकते, आपसे बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यही कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपको बोला गया है कि 10 नंबर्स हैं जिनका एडिशन 100 दिया गया है, 10 नंबर्स का एडिशन 100 दिया गया है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं पहला नंबर 1 रहा होगा, सबसे छोटा नंबर आपको मानना है, क्योंकि आपको 10वां नंबर सबसे बड़ा चाहिए तो बाकी नंबर सबसे छोटे चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर 1 मान लिया हमने, तो दूसरा क्या होगा, विभिन्न है, सेम नंबर आप नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात पूर्णांक लेना है, तो पूर्णांक इससे बड़ा क्या होगा, 2, फिर 3, ऐसे ही करते हुए 9 तक के ऐसे मान लेते हैं और 10वां हमें निकालना है, यही मैक्सिमम पूर्णांक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 1 से 9 तक के टर्म्स हमने ले लिए। क्यों किया ऐसा,
क्योंकि हमें पता है कि 10वां टर्म सबसे बड़ा लेना है, बाकी को सबसे छोटा लेना है। छोटा हम 0 ले नहीं सकते, लिखा गया धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होता है, 1 से 9 तक के नंबर ऐसे ले लिया हमने। 10वां हमने कहा सबसे बड़ा होगा, तो 10वें की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 माइनस इसकी वैल्यू आपको बताई गई है, फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है, n प्लस 1 अपॉन 2। कितना आ जाएगा? देखिए ये कितना आ रहा है, 45। 100 में से माइनस करेगा 55। क्लियर होगी बात? देखिए अगला बोला गया 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या क्या होगी? 300 से 400 के बीच 4 से विभाजित पदों की संख्या आपको निकालनी है। 300-400 के बीच बोला गया है, क्वेश्चन में सीधा सीधा तौर पे लिखा है, सॉरी 300-600 है, 300 से 600 के बीच बोला गया है सीधे सीधे तौर पे, ठीक है? क्योंकि बीच का मतलब आपको समझा चुके हैं हम कि इससे पहले के नंबर और इसके बाद के नंबर होते हैं, और जब तक बोला जाता है 300 से 600 तक, यानी 600 को भी इंक्लूड किया जाता है, ये हम समझा चुके हैं। तो आप सॉरी आप निकाल सकते हैं 300 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करके निकाल लीजिए। 4 7 28, अब 20 समथिंग में कौन सा आएगा? 24। 4 7 28 और 4 6 24, 76 टाइम जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, 3 0 ये तो था ही, 4 7 28 24 पे गया, यानी 304 होगा पहला नंबर। आप ऐसे डिवाइड करके देखिए, 4 7 28, 2 बचा हुआ है, 20 बचेगा। अब 20 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल है? 24 ही तो है, तो इसलिए हमने इसको 24 ले लिया। क्लियर? ऐसे ही 304 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 308। अब तो हर 4 नंबर के बाद नंबर डिवाइड होता हुआ मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलता रहेगा। अब लास्ट टर्म आप लास्ट डिजिट निकाल लीजिए, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म जो होगा वो 600 से थोड़ा सा छोटा होगा। देखिए 600 डिविजिबल है 4 से, पूरी तरह डिविजिबल है, यानी 600 से 4 नंबर कम कितना आएगा? 396 नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 4 से। अब आपको पूछा गया इसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स अगर निकालने हैं तो आपको मैंने बताया है फॉर्मूला, मन करे आप L=2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला, या इसी को हमने ब्रेक करके बताया था आपको। n= क्या होता है? L-A/D + 1, वही लगा दीजिए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से जब फर्स्ट टर्म आप माइनस करिएगा तो 92 आ जाएगा अपॉन D। D कितना हो रहा है? 4, और +1 करना है, D से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 8, 4 3 12, 24 टर्म्स आ रहे हैं। चेक कर लीजिएगा एक बार आंसर, 304, ओ सॉरी ज़्यादा टर्म आ रहे हैं। देखिए 600 के आसपास जाना था ना, हमने माइनस करके यहाँ 300 लिख दिया, 500 होगा ना ये, तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। 3 2 5, 292 मिलेगा ना। तब आप डिवाइड करिए, 4 7 28, 4 3 12, 73 + 1 74। अब सही है आपका आंसर। वो थोड़ा सा हो गया था, देख लीजिएगा वो चीज़ें। बात समझ में आ रही होगी आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बाकी क्वेश्चंस आप करिएगा, थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब आपको अगला क्वेश्चन हम देते हैं। एक क्वेश्चन CGL मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि n की वैल्यू 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस ऐसे ही करते हुए है लिखा गया है 1 1 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि इसके अंकों का योगफल क्या होगा। इसके अंकों का योगफल आपसे पूछा गया है। अंकों का योगफल निकालने का तरीका क्या होता है, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 2 + 5 9 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप अंकों का योगफल ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 4 3 7 + 5 2 7 9 7 16, ये भी सही है। या ऐसे भी कर सकते हैं 3 2 5 2 7 5 12, ऐसे ही 9 2 11 21 23, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, तरीका दोनों होता है। वही चीज़ यहाँ पे करनी है, अंकों का योगफल निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ अंकों का योगफल 1 है, यहाँ अंकों का योगफल 2, यहाँ 3, ऐसे ही करते हुए जाएंगे। यहाँ अंकों का योगफल क्या होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है, अंकों का योगफल निकालना था। अब क्या हो जाएगा, इसको ऐड करने का तरीका मैंने बताया है,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2, आंसर आ जाएगा 45। क्लियर हो गई होगी बात। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी से। लिखा गया है कि एक व्यक्ति 100 अंगूर 5 दिनों में इस प्रकार खाता है। एक व्यक्ति 100 अंगूर 5 दिनों में इस प्रकार खाता है कि पिछले दिन की तुलना में अगले दिन वह 6 अंगूर ज़्यादा खाता है। मतलब अगर पहले दिन a अंगूर खाया होगा तो दूसरे दिन a+6, तीसरे दिन a+12, ऐसे ही खाता हुआ जाएगा। ठीक है, 6 अंगूर ज़्यादा खाता है और अंतिम दिन कितना अंगूर खाएगा। बोला गया है कि 100 अंगूर है, 5 दिन में फिनिश कर दिया है, और बोला गया है कि बताइए अंतिम दिन क्या होगा। अब ये तो छोटी डिजिट है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि a+12, a+18, a+ कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 हो गए तो 24, ये वैल्यू हो जाएगी 100 के। यहाँ से भी आप सॉल्व करके निकाल सकते थे। मान लीजिए बड़ा टर्म आ जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा AP का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है अभी। n पदों का योगफल, मान लीजिए 5वां पद निकालना है आपको, या n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगाइए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। n पदों का योगफल यानी 5 पदों का योगफल कितना होता है, 5/2 n/2, 2a हम यहीं पर रख देते हैं, n-1 यानी 5 - 1 4 ही हो जाएगा, और d कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है, 6 का है, ये दिया गया है 100। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, 6 चौक 24 यहाँ पे मिल गया है, और 2 से अंदर में डिवाइड भी कर लेते हैं तो a+12 मिल जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करिएगा 20 जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 20 - 12 8 आ जाएगा। a की वैल्यू 8 हो गई तो आप बहुत आसानी से जो भी पूछे निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था पांचवा टर्म की वैल्यू क्या होती है, a + n-1 यानी 4 × d कितना है, 6 है, तो 8 4 12 32 आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे रख देते तब भी आपका आंसर आ जाता। ये मैंने इसलिए बताया कि मान लीजिए 5 टर्म की जगह 50 टर्म हो जाए तो तब आपको यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था AP के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और बहुत सारे नहीं भी करवाए हैं, वो आप करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे। अब आते हैं हम लोग GP की तरफ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डाल दीजिए, इसी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। यही है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी, 2 चीज़ें बोलते हैं इसको। देखिए इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप। सबसे पहले इसको पहचानना सीखना है आपको। कैसे आती है ये हमेशा इस टर्म में होती है, AR की पावर 2 ऐसे ही होती जाती है। मतलब क्या समझना है आपको कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा। देखिए कैसे समझना है इसको कि जितना गुना हो रहा है वो बराबर होगा, और ये जितना गुना हो रहा होगा इसी को बोलते हैं हम सार्वनुपात। यानी इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको डिनोट करते हैं हम R से। अब देखिए कैसे निकालना है कॉमन रेशियो को। हमेशा कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या इसी को थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म कह सकते हैं, या इसी को फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कह सकते हैं। मतलब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लीजिएगा और उसके अगले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए यही तो लिखा, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को लीजिए। कंसेक्यूटिव बार बार हम बोल रहे हैं, मतलब कोई भी 2 लगातार, ऐसे कोई भी 2 लगातार टर्म लीजिएगा तो दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड करिए। देखिए क्या आ रहा है, देखो 2 से 1 को डिवाइड करने पर 1 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2, फिर 8 को 4 से 2, हमेशा 2 मिल रहा है ना। यानी सार्वनुपात कॉमन रेशियो R की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फार्मूलाज हैं वो पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आपको मान लीजिए nवां पद निकालना है। यहाँ भी पहला टर्म हम लोगों ने a माना हुआ है, a फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा। पहले nवां पद निकालने का तरीका होता है AR की पावर n-1। ठीक है, अब आते हैं n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है, a
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होता है? जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। आपको पता होगा कि अगर 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा होता है, क्यूब करेंगे वो और छोटा होगा नंबर, है ना। आपको पता होगा 0.1 का स्क्वायर करके देखिए 0.01 मिलता है और छोटा हो जाता है। तो आपको पता है कि कभी भी हम 1 से छोटी वैल्यूज़ को पाते हैं तो उसको स्क्वायर करने पे वो और छोटी होगी, क्यूब करने पे और छोटी होगी वैल्यू। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया जाए कि r इज़ ग्रेटर देन 1, तो आप यही थोड़ा सा चेंज करके फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ऐसे कर देंगे फार्मूला। अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, r लेस देन 1 होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आपको कुल मिला के एक चीज़ याद रखनी है कि कोई एक फार्मूला याद कर लीजिए। अगर r बड़ा होगा 1 से तो r में से 1 को घटा देंगे, अगर r छोटा होगा तो 1 में से r को घटा देंगे। क्लियर? चलिए अब इसी में आते हैं हम। इसी में सेम चीज़, अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन पूछे, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि अनंत पदों का योगफल क्या होगा। अनंत पदों के योगफल में केवल r की पावर इनफाइनाइट रखेंगे तो हम मानते हैं कि 1 के बराबर पहुंच जाएगा, 1 में से 1 घटा ये 0 के बराबर पहुंच जाएगा, हम मानते हैं। अगर ये कभी पॉसिबल है ये भी आप लिख लीजिए, r हमेशा लेस देन 1 होगा तभी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि तब क्या कहेंगे आप, r इसमें लेस देन 1 है। इसी वाले कंसेप्ट में अगर हम कहें इनफाइनाइट टर्म है तो r की पावर इनफाइनाइट रखिएगा, r की पावर इनफाइनाइट रखिएगा, वो छोटा हुआ चला जाएगा। देखिए 0.1 की पावर 2 करते हैं तो क्या मिलता है 0.01, और इसी को पावर 3 कर दीजिएगा तो 0.001 मिलेगा। देखिए छोटा होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे ही r की पावर इनफाइनाइट करिएगा वो इतना छोटा हो जाएगा क्योंकि 0 के बराबर पहुंच जाएगा। तो 0 के बराबर जब ये पहुंच गया तो a इंटू 1 a बचा, यानी फार्मूला क्या हो गया, a अपॉन 1 माइनस आर। इसको नोट कर लीजिएगा फार्मूला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में क्योंकि ये आसान भी होता है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। नोट कर लीजिए फार्मूला इसको। एक और चीज़ बची हुई है इसमें, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया a, b और c, ये तीनों GP में है, तो आपका तरीका क्या होगा, r निकालने का। r निकालने के लिए दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करिएगा और वही चीज़ निकालने के लिए तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से, ऐसे ही डिवाइड कर करके तो निकालते हैं आप r की वैल्यू। तो ये अगर इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा b² = AC, और ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी वो फॉर्मूला फ़िलहाल हम लिखवा रहे हैं फिर से, बट ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये हमेशा यूज़ होती है। तो इतने फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले nवां पद निकालना आपको सीखना है। मान लीजिए कोई टर्म दिया गया है, मान लीजिए आपको दिया गया 3 और 6, 12 ऐसे ही करके दिया गया है। आपसे पूछा गया 10 टर्म तक ये हैं, तो बताइए इसका 5वां टर्म क्या होगा। 5वां टर्म निकालना है तो T5 लिख दीजिए। 5 टर्म निकालने का तरीका आपको अभी मिल गया है, a की पावर n-1 है ना, ar की पावर n-1, a यानी 3, r कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, है ना। तो 2 आ गया यहाँ पे, 2 की पावर 5-1 4, 16 और 3 48 आ जाएगा nवां टर्म। इसी तरह आप इसका योगफल निकाल सकते हैं, Sn हम निकाल देते हैं। मान लीजिए 5 ही पदों का इसका योगफल भी निकालना है। 5 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, a यानी कि फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बार बार फॉर्मूला मत लिखवाइए। देखिए r चूंकि इसमें ये 1 से बड़ा है ना, r 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा n-1, इसमें फिर r-1। ठीक है, अभी मैंने बताया, इससे पहले आपको समझाया है। अच्छा ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसमें पावर में n-1 है, इसमें n-1 पूरे में से है, पावर में से 1 माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इसको भी रख दीजिए। a कितना है, 3 है, r कितना है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाता है 32,
तो 32 माइनस 1 31 हो गया, अपॉन ये वाले में रखिए वैल्यू r माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। कितना आएगा 93। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं आपको इस पे बेस्ड। आपको दिया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है 25 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/9, 25 की पावर 1/27 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन निकालिए। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है। ठीक है, सॉरी सर मल्टीप्लिकेशन में है ये सारे। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो नंबर्स, तो आप क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे 25 की पावर 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे ही ऐड होते हुए जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक। और आपको इनफाइनाइट टर्म का तरीका पता है। पहले ये चेक कर लीजिए कि जीपी में है या नहीं। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। 1/9 को हमने डिवाइड किया 1/3 से, कितना आ गया 1/3। ऐसे ही 1/27 को 1/9 से डिवाइड करिए, देखिए 1/3 ही आ रहा है, यानी ये जीपी में है। तो जीपी में है अगर, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए तुरंत। क्या हो जाता है a यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/3, यही है। अब इसको सॉल्व करिएगा आप तो कितना मिल जाएगा 25 की पावर 1/2। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लीजिएगा 25 का, तो आंसर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए जाते हैं, तो बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, एक स्क्वायर हमने बनाया है, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिला के एक दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है, फिर इसके मिड पॉइंट्स को मिला के दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है, इसी तरह फिर इसके स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के बनाया गया। ऐसे ही ये प्रक्रिया इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती रहती है, ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा अगर 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, है ना। ये 8 ये 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 8√2 आएगा। मतलब अंदर वाले वर्ग की भुजा 8√2 हो गई। अब एक एक का हम क्षेत्रफल निकालते चलते हैं। क्षेत्रफल निकालिए, 16 का स्क्वायर 256 इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 का दूना 128। ऐसे ही अगर आप चाहें तो अंदर वाले का भी निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये 4√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4√2 का √2 गुना यानी 8 आ जाएगा, यानी अब की बार कितना आएगा 64। ऐसे ही हमें इनफाइनाइट टर्म तक लेना है, यही तो है। तो अब क्या कहेंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ये जीपी बन रही है। सेकेंड अपॉन फर्स्ट करिए, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करने पे कितना आ रहा है 128 का डबल होता है 256, तो यानी 1/2 आ रहा है। तो आप चेक करिए यहाँ भी आ रहा है 64/128, 1/2 फिर से मिल रहा है, यानी जीपी बन रही है। इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन निकाल लीजिए, ए पहला टर्म अपॉन 1 माइनस आर यानी 1/2, तो 1/2 आएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 512 यही आता है। चेक कर लीजिएगा एक बार, 512 आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही आइए सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा भी गया है, ध्यान से देखिएगा। एक गेंद 600 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। गेंद प्रत्येक बार पिछले उछाल का 2/3 गुना उछलती है, तो रुकने तक की कुल दूरी कितना तय करेगी। एक गेंद है 600 मीटर से ऐसे गिराई गई 600 मीटर। अब ये उछलेगी जो, वो 2/3 उछलेगी, हमेशा 2/3 उछलती है। ठीक है, 2/3 ऊंचाई लेती है। ऐसे ही फिर जितना उछली होगी उतना ही वापस आएगी, और यहाँ से फिर से अब की 2/3 उछली, फिर नीचे आई, फिर 2/3 उछली, फिर नीचे आई, फिर 2/3, ऐसे ऐसे कहीं जाके रुक गई होगी।
अब हमें पता नहीं कितनी बार ये उछली होगी, बस आपसे पूछा गया है कि जब ये रुक गई होगी तो कितना डिस्टेंस कवर की होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, मान लीजिए आप इनफाइनाइट बार उछली होगी, इनफाइनाइट मान के आपको निकालना है कि जो डिस्टेंस इसने कवर की वो बताइए। तो पहली बार हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, 600। अब अगली बार 2/3 इसका उछलना है, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 400। यानी ये 400 ये उछली होगी और वहाँ से 400 ही तो वापस आएगी। ये बात भी क्लियर है, 400 ये गई, 400 वापस आई, यानी 400 + 400। ऐसे ही अगली बार 400 का 2/3 यानी 800/3, 800/3। अब आप देख रहे हैं 2/3 हो रहा है, यानी सीधी सी बात है जीपी में ही होगी और किसी में हो नहीं सकती। यानी अगली बार क्या होगा, 800 उछलेगी 800/3 और 800/3 वापस भी जाएगी, और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स तक हमको लेना है। इनफाइनाइट टर्म्स तक आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप ये भी देखिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखिए तो ये हर बार एक एक नंबर 2-2 बार आ रहा है ना, क्योंकि एक बार उछल रही फिर वापस जा रही, फिर उछल रही फिर वापस जा रही बॉल। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा ट्वाइस आएगा। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 400 × 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 हम कॉमन करते हैं और आपका जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं इनफाइनाइट टर्म्स के एडिशन वाला। लगा दीजिए a यानी 400/1 - r, डिवाइड करिएगा, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं 2/3 उछल रहा है तो 2/3 ही होगा। ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/3 यानी 12 दूना 24, 2400 में 600 ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 24, 3000 आएगा, सॉरी। ये बात आपको क्लियर होगी कैसे उछल रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बोला गया कि 3 संख्याएं 31, 7 और -1 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं जीपी में हो जाए। यही जो आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले, वही वाला कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए वो आपको अगर मैंने बताया है अभी जस्ट पहले कि a, b, c अगर 3 संख्याएं जीपी में हैं तो आप क्या कहेंगे कि b² की वैल्यू ac होती है। यह भी बताया है मैंने, वही चीज़ यहाँ पे भी है। कहा गया 3 संख्याएं हैं 31, 7 और -1, ये तीनों जीपी में हो जाएंगी जब इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। तो वही बता दीजिए क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि b² यानी 7 में कुछ ऐड करके इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसमें मान लीजिए x ऐड करते हैं हम, ये आपने ऐड कर दीजिए, 3 संख्याएं बन गई। अब तीनों अगर जीपी में है तो ये रूल फॉलो होना चाहिए, फॉलो करा दीजिए। 31 + x का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगा, आप सॉल्व करिए, या ऑप्शन अगर मिलेगा तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी मेरे ख्याल से। हाँ, x की वैल्यू 5 आ रही, तो आप सॉल्व करिएगा इसको, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। और आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति के पास कुछ सेब थे, वह सोमवार को कुल सेब का 1/3 खाता है, मंगलवार को पिछले दिन खाए हुए सेब का 1/3 खाता है। इसी तरह वो शुक्रवार को अगर 2 सेब बचाता है, यानी उसके पास शुक्रवार को केवल 2 सेब बचे हुए हैं, तो प्रारंभ में सेबों की संख्या क्या होगी। मतलब अगर वो पहले दिन x सेब खाता है तो दूसरे दिन 1/3 खाया हुआ होगा, है ना। हम केवल खाने वाला बता रहे हैं बस। ये मान लीजिए x सेब था पहले दिन, उसके पास लिखा गया है एक व्यक्ति के पास कुछ सेब थे, वो सोमवार को कुल सेब का 1/3 खाता है। ये संडे की बात हुई है, ये संडे को हमारे पास x सेब थे, हम मंडे को आए और हमने कहा 1/3 हमने खा लिया। अगले दिन फिर जो खाया है उसका 1/3 हमें खाना है, यानी 1/9 खाना है। फिर ऐसे ही जो खाया है इसका 1/3 यानी 27, ऐसे ही तो खाते हुए जाएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए पहला दिन ये हुआ सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार को 27 × 3 और शुक्रवार को 27 × 9, यही इतना तो खाएगा। और आपसे कहा गया है कि उसने कितना सेब बचाया हुआ है। देखिए फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक व्यक्ति के पास कुछ सेब थे, वह सोमवार को कुल सेब का 1/3 खाता है, मंगलवार को पिछले दिन खाए हुए सेब का 1/3 खाता है। यदि शुक्रवार को उसके पास 2 सेब बचे हुए हैं तो पहले दिन उसके पास कितने सेब थे।
तो आप अगर ध्यान से देखिए तो उसके पास बचे कितने हैं, ये बचे हुए नहीं है, ये खाए हुए हैं, यानी x बाई यही आएगा 9 3 27, सॉरी 9 7 63 6 9 2 18, ठीक है। तो x बाई 343 ये उसके पास खाए हुए सेब हैं। अगर बचे हुए पूछें तो x टोटल थे इतने उसने खा लिए, तो बचे हुए यहीं से तो निकालेंगे आप, कितना आएगा 342 अपॉन 343 x, यही तो आने वाला है। और आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, तो इसी की वैल्यू आपको दी गई है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आने वाला है, x की वैल्यू 343 अपॉन, हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए 271, कितना टाइम डिवाइड होगा 2 17 2, ठीक है। एक मिनट देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ। शुक्रवार को उसके पास 2 सेब बचे हैं, तो प्रारंभ में उसने कितना सेब खाया था। शुक्रवार को उसके पास 2 सेब बचे हैं, मतलब उसने कितना सेब खाया है, इतना। देखिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में। इसी को अगर रिवर्स में आप देखना चाहें तो देखिए बहुत ही इजीली होता है। ये तो फॉरवर्ड में चलने पे थोड़े से x मानना पड़ता है तो दिक्कत होती है। रिवर्स में आप चल के एक बार देखिए, फ्राइडे है, फ्राइडे को कहा गया कि 2 सेब बचे हुए हैं। फ्राइडे को अगर 2 सेब बचे हुए हैं, इसके पहले x सेब रहे होंगे, इसका 1/3 इसने खाया होगा, तो ये 2 बचे हुए हैं, यानी किसी चीज़ का 1/3 2 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसका 3 टाइम्स। अगर हम कहें x का 1/3 2 है, तो x की वैल्यू क्या कहेंगे आप, 2 गुणे 3 यानी 6 कहेंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है कि आपको अगर 1/3 कहा जा रहा है बचाने को, तो फ्राइडे को अगर 2 है तो इससे पहले वाले दिन 2 × 3 होगा, इससे पहले वाले दिन जाइएगा तो 1/3 फिर से खा के आया होगा, कितना हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। इसी तरह 2 × 3 का पावर 3, और ये क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, ये बृहस्पतिवार हो गया, बुधवार, मंगलवार और सोमवार को कितना हो जाएगा 2 × 3 की पावर 4, यही आएगा। आपसे पूछा गया सोमवार को उसके पास कितने सेब थे, तो यही तने तो थे, तो 3 की पावर 4 निकाल लीजिए। 81 × 2 यानी कितना आ जाएगा 162। एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। एक लास्ट चीज़ थोड़ी सी बच गई है, वो चीज़ें हम कल अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और आप अगली क्लास में मेनली पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में, जो सीरीज़ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के पेपर में, मेंस के और इससे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।